यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी को। ठीक है, बायो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे जीव विज्ञान का। जैसे कि यदि सिलेबस देखा जाए तो टोटल 10 यूनिट आपको यहाँ पर दी गई है, जिसमें सबसे फर्स्ट यूनिट जो है वो है आपका जैविक वर्गीकरण से रिलेटेड, जिसमें आपका जो 5 किंगडम है उसके बारे में पूछा गया है। जैसे कि यदि अपन थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर फोकस करें तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग कंप्लीट क्या करेंगे, हम लोग इस वाले यूनिट का फर्स्ट टॉपिक उठाए हैं, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे प्लस कुछ इसके एमसीक्यूज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए उनको आप ज़रूर से नोट करिएगा, ठीक है। सो आज हम लोग बायो क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखने वाले, जिसमें हम लोग 5 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे पूरा 5 किंगडम प्लस उसके एमसीक्यूज, ठीक है। अब ये वाला यूनिट देखा जाए तो ये ऑलरेडी आपने 9th-10th के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। जहाँ पर आपने बायो पढ़ी थी उसमें ही हमने थोड़ा सा इसको डिटेल में कंप्लीट कर लिया था। तो आज थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए हम लोग इसके एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये वाली पूरी यूनिट आप ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ चुके हो और एडवांस लेवल में ही देख चुके हो, ठीक है। फिर इसके बाद की जो यूनिट 2 आ जाती है वो पूरा आपके पेड़ पौधों से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। तो यूनिट वाइज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक को, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसको कई तरीके से क्लासीफाई किया गया है ना, अलग अलग ने, किसी ने 5 में, किसी ने 7 में भागों में भी इसको विभाजित किया है। तो एक बार अपन इन जनरल देख लेते हैं कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म की यदि यहाँ पर बात की जाए, ठीक है, तो उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांटा जा सकता है। और प्रोकैरियोटिक में कौन आ जाएगा, जो पहले बैक्टीरिया और अब मोनेरा है उसको आप रख सकते हो प्रोकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल की बात करोगे तो उसमें भी 2 टाइप हो जाएंगे आपके, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकी, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकी यहाँ पर हो जाएगा। यूनिसेलुलर में आपका कौन आ जाएगा, प्रोटिस्टा यहाँ पर आ जाएगा। और मल्टीसेलुलर में आपका कौन आ जाएगा, फिर 2 चीज़ें हो जाएगी। मल्टी सेल्यूलर में जिसके पास सेल वॉल पाई जाती है और दूसरा जिसके पास सेल वॉल नहीं होगी। तो विदाउट सेल वॉल में एनिमलिया आ जाते हैं, पूरा आपका एनिमल किंगडम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ विद सेल वॉल की, तो अब उसमें वो चीज़ें आ जाती है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, सेल वॉल होते हुए फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो उसमें आपका पूरा प्लांट आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आ जाता है आपका हेट्रोट्रॉपिक, मतलब जो दूसरों पर डिपेंडेंसी रखते होंगे, है ना, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, तो उसमें आप फंगी को कंसीडर कर सकते हो। ये तो अभी अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट एक रिवीजन पर्पज से, ठीक है। और ऐसे इन जनरल देखना है तो आप आज 5 किंगडम पढ़ोगे, एनिमेलिया किंगडम, प्लांट किंगडम पढ़ोगे, फंगी पढ़ोगे, है ना, मोनेरा बैक्टीरिया किंगडम पढ़ोगे और लास्ट आपका प्रोटिस्टा किंगडम होगा, ठीक है। तो चलिए, जैविक जो वर्गीकरण किया गया है उसमें किसने किया और किसका क्लासिफिकेशन आज आप पढ़ रहे हो, तो आज आप पढ़ रहे हो R.H. वेटकर का। 1969 में इन्होंने क्या करा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया था, ठीक है। 5 जीवों को 5 अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने विभाजित किया था, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है हमारी मोनेरा किंगडम की। पहले ये 5 किंगडम अपन देख लेते हैं एक बार, है ना, सारे नाम वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर अपन इसके एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। तो इट जस्ट अ रिविजन क्लास, है ना। तो आप इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है आप उसको लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं चाहे वो अलग अलग शेप के हो, कोकस शेप के हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं बेसिलस शेप के हो सकते हैं, विब्रियो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है इसी मोनेरा किंगडम के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। इसकी विशेषता क्या है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, तभी ये प्रोकैरियोटिक है, राइट। इसमें बैक्टीरिया नीले हरे शैवाल को आप ले सकते हो, ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी यहाँ पर हो सकते हैं। ये औकोशिकी होते हैं लेकिन कॉलोनियों में ये निवास कर सकते हैं, ठीक है। प्रजनन इनका हमेशा ध्यान रखना अलैंगिक यहाँ पर होगा, बाइनरी फिजन भी हो सकता है और बडिंग भी हो सकता है। ये अभी टॉपिक होता है कि जो प्रजनन होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है, तो अपन 5 प्रजनन के तरीके यहाँ पर देखेंगे जो कि हमारे अलैंगिक होंगे, ठीक है। मोनेरा क्लियर हो गया। दूसरा देखिएगा प्रोटिस्टा। आप बिल्कुल इस वीडियो के बाद कमेंट ज़रूर से करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, स्पीड जो आज हमने रखी है ऐसे ही आगे कंटिन्यू करना है, या जो भी चीज़ें आपको लग रही है मॉडिफिकेशन वगैरह वीडियोस में वो आप ज़रूर से मेंशन करिएगा, ठीक है। क्योंकि आज फर्स्ट वीडियो है तो सारे ही जो भी आपके डाउट्स है, जो भी चीज़ें आपको ऐड करवा रही है वो ज़रूर से आप मेंशन करिएगा, ठीक है।
प्रोटिस्टा किंगडम की बात करते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में कौन आ जाएगा, ये भी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं। अब ये कौन से वाले हो गए, वो प्रोकैरियोटिक थे, ये हमारे यूकेरियोटिक हो गए। अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, प्लाज्मोडियम मोस्ट कॉमन नेम, ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, प्रोटिस्टा कैटेगरी में आते हैं। अब ये भी ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, स्वपोषी हो सकते हैं और परपोषी भी यहाँ पर हो सकते हैं। इनमें से कुछ जो है फ्लेजेला या फिर सीलिया के द्वारा गति करते हैं, ठीक है। इनमें गति करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फ्लैगेला के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं, जिसको आप कशाभिका भी बोलते हो, और रोमाभिका सीलिया के थ्रू भी यहाँ पर गति करते हैं। जैसे अमीबा की ही बात कर लूँ तो अमीबा में कुटपाद यहाँ पर होते हैं, जिसको आप सूडोपोडिया यहाँ पर कहते हो, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, मूवमेंट यहाँ पर करते हैं। प्रजनन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। अगला एंड थर्ड टाइप हमारा फंगी हो जाएगा। ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों में ही कंसीडर किए जाते हैं। अगर आप यूनिसेलुलर बोल रहे हो तो आप किसकी बात कर रहे हो, आप यीस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप मल्टी सेलुलर कह रहे हो जो बहुकोशिकी होंगे, उसमें आप मोल्ड ले सकते हो, मशरूम आप ले सकते हो। तो फंगी के दोनों किंगडम यहाँ पर प्रचलित है, ठीक है। सो यीस्ट आपका एक कोशिकी हो गया, मशरूम फफूंद जो हो गया, मोल्ड आपका बहुकोशिकी यहाँ पर हो गया। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन जो होती है उससे यहाँ पर बनी हुई रहती है। ये परपोषी होते हैं और मृतोपोषी या परजीवी तरीके से भोजन को यहाँ पर प्राप्त करेंगे। परपोषी मतलब दूसरों पर आश्रित है, भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होना। और कैसे कर सकते हैं, या तो सड़े गले अवशेषों से भोजन ले लेंगे या फिर दूसरे जीवित जीवों से ही भोजन की प्राप्ति कर लेंगे। प्रजनन सेक्सुअल तरीके से हो सकता है, बीजाणु स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, और अलैंगिक तरीके से बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। तो दोनों ही तरीके से ये रिप्रोडक्शन करके अपनी नई संतति को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट अपना बचा है प्लांटी किंगडम, है ना, किंगडम प्लांट, तो इसमें पूरा प्लांट आ जाएगा, ठीक है। इसमें बहुकोशिकी होते हैं, स्वपोषी यहाँ पर हो जाएंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। इसमें मांसल पौधे, फर्न, फूल वाले पौधे आप सारे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इनकी भी अलग कैटेगरीज बनेगी, राइट। फिर इसमें कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज से यहाँ पर बनी हुई रहती है। ये सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रजनन यौन बीज के थ्रू, बीजाणु के थ्रू, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आप गुलाब ले सकते हो, जस्ट लाइक गुलाब में क्या होता है कि उसी की कलिका से, उसी के हम लोग जो तना काट कर नए पौधे को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कायिक प्रवर्धन के यहाँ पर तरीके होते हैं, जो कि बीज के थ्रू या सीड्स के थ्रू उत्पन्न ना होते हुए किसी अन्य तरीके से यहाँ पर उत्पन्न किए जाए। वो बर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देन हमारा आ जाता है एनिमेलिया किंगडम। जितने भी बहुकोशिकीय और हेटरोट्रॉपिक जीव हैं वो एनिमेलिया किंगडम के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ये सारे विदाउट सेल वॉल होते हैं, इनके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें आप इंसेक्ट ले सकते हो, फिश, उभयचर, है ना, हम खुद, है ना, सरीसृप आप ले सकते हो, बर्ड्स ले सकते हो, मैमल्स ले सकते हो, ये सब एनिमेलिया का ही पार्ट है, ठीक है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये भोजन को अपने अंदर की तरफ डाइजेस्ट करते हैं, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल तरीके से होता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, इतना सफिशिएंट है। अब एक बार अपन एमसीक्यूज स्टार्ट कर देते हैं। तो एमसीक्यूज के भी 3 लेवल रहेंगे, एक बेसिक रहेगा, दूसरा आपका शीट जो आएगा वो मॉडरेट लेवल का रहेगा, और तीसरी जो शीट रहेगी वो आपकी थोड़ी सी हार्ड लेवल की रहेगी, ठीक है। हमने कोई भी यूनिट बनाई है तो हमने उसको ऐसे ही डिवाइड किया है। बेसिक से क्या होगा कि जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है वो कंसेप्ट क्लियर होंगे। मॉडरेट से आपका धीरे धीरे क्या होगा, लेवल इंक्रीज होगा, और एडवांस लेवल में थोड़े हाई लेवल के न्यूमेरिकल और हाई लेवल के कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ताकि आप एक बेसिक से एडवांस की तरफ जा सको। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि को जीवों में सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। अगर आप कह रहे हो कि किसी भी जीव में ग्रोथ हो रही है तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे। बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की क्या डेफिनेशन होगी। आप चाहे तो इंग्लिश को प्रेफर कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन में। इंक्रीज इन मास ईदर ड्यू टू एक्यूमुलेशन और ड्यू टू चेंज दैट बॉडी अंडरगोज इंटरनली। कहना ये चाह रहा है कि द्रव्य की वृद्धि होना, आपके बॉडी में क्या हो रही है, कोई भी जीव आप कंसीडर कर लो, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, द्रव्य की वृद्धि हो रही है, या तो एक्यूमुलेशन यानी कि संचय के कारण हो रही है, या बॉडी में कोई भी इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण हो रही है ना। इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से ग्रोथ हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर नॉर्मल एक जीव की वृद्धि कंसीडर करेंगे। दूसरा ये बोल रहा है द्रव्य की आंतरिक कोशिका विभाजन के कारण और संख्या में वृद्धि प्रतिकृति के कारण होती है। ये 2 विशेषताएं हो सकती है ग्रोथ की, जैसे कि एक मनुष्य की ग्रोथ होना, एक जानवर की ग्रोथ होना, एक पेड़ की ग्रोथ होना, सजीव निर्जीव की ग्रोथ होना। सभी में कॉमन वर्ड हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें मैं कॉमन वर्ड यहाँ पर लूँ ग्रोथ के लिए तो क्या डिफाइन कर सकते हैं, सभी जीव अपने पूरे जीवन भर बढ़ते रहते हैं, बट नहीं, हम तो एक टाइम के बाद आकर हमारी वृद्धि जो है वो धीमी पड़ जाती है।
वृद्धि या निर्धारित करने के लिए पर्याप्त विशेषता है कि कोई भी जीव जीवित है या फिर अजीव यहाँ पर है, नॉन लिविंग यहाँ पर है। तो देखो वृद्धि की जो डेफिनेशन है वो छुपी हुई है आपके ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, कि द्रव्य की वृद्धि या तो आंतरिक कोशिका विभाजन के अंदर हो, कि जैसे हमारी बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है, या फिर संख्या में वृद्धि का रिप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा, उसकी प्रतिकृति हो रही हो, जैसे कि रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो एक बेसिक चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, और ये दोनों ही विशेषता किसके लिए होगी, ग्रोथ के लिए होगी। पौधों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है, मानव में भी होता है, सब जगह होता है। तो वृद्धि ये वाली डेफिनेशन जो है सभी के लिए कॉमन है। और डायरेक्टली हम लोग रिप्रोडक्शन को भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो क्या वो वृद्धि नहीं करते हैं क्या? तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आंतरिक विभाजन ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा है ना, कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है ना, द्रव संचय यहाँ पर हो रहा है, तो ये सारी डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं। ओके, चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। प्लेनेरिया जो होता है ना, जो कि गर्ल्स को बहुत क्यूट भी लगता है, कितना क्यूट सा जानवर है ना। आइडियली वो दिखता नहीं है, बहुत अजीब सा और बहुत वियर्ड सा दिखता है। अगर आपने रियल में देखा है, पानी में आपने देखा होगा, बहुत छोटा सा रहता है। सो रिप्रोडक्शन इन प्लेन एरिया टेक्स प्लेस थ्रू। प्लेन एरिया में जो प्रजनन विधि होती है वो किसके थ्रू होती है? प्लेन एरिया है, आपको उसको प्रजनन करवाना है, तो आप किसके थ्रू करवा सकते हो? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करवा सकते हो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बट कैसे? खंडीकरण के थ्रू जो इसमें प्रजनन होता है। देखो ये रहा प्लेन एरिया, सबसे पहले जैसे ये प्लेन एरिया, अगर इसके मान लो 3 टुकड़े हो जाते हैं, तो इसके तीनों टुकड़े इंडिविजुअल 3 जीवों में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आपने इसके 3 टुकड़े कर दिए, 2 कर दिए, तो जितने हिस्से आप इसके तोड़ोगे उतने सब के सब न्यूली सर्वाइव कर जाएंगे। तो प्लेन एरिया में अलैंगिक जनन होता है, और किसके थ्रू होता है? खंडन के थ्रू यहाँ पर होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू यहाँ पर होता है। ठीक है, समझ गए। अगला देखिएगा, अमीबा में बाइनरी फिजन की प्रोसेस होती है ना, यानी कि एक अमीबा 2 भागों में टूट सकता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2, जैसे कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में देखते हो 0 और 1 यहाँ पर होगा, है ना। तो ये अमीबा भी क्या होगा? बाइनरी 2 भागों में टूटेगा, इसीलिए इसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। एक पेरेंट अमीबा से 2 अमीबा यहाँ पर क्रिएट, 2 डॉटर सेल क्रिएट होती है, और फिर इस डॉटर सेल से फिर से 2 अमीबा, तो इस तरीके से इसमें विखंडन यहाँ पर होता है, दैट इज बाइनरी फिजन। तीसरा जो होता है हमारा बडिंग, यीस्ट में भी अलैंगिक जनन होता है, बट ये किसके थ्रू होता है? कलिका प्रवर्धन या फिर बडिंग के थ्रू होता है। जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, ये धीरे धीरे क्या होगा? इससे अलग होगा, यहाँ से एक नई संतति उत्पन्न हो जाएगी, एक नया बर्ड, फिर इससे जैसे जैसे ये बड़ा होगा, ग्रोथ होगी, इससे अलग हो जाएगा। तो एक जीव से इस तरीके से नए जीव उत्पन्न होंगे। और लास्ट जो प्रोसेस है वो है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु प्रवर्धन भी एक प्रजनन का तरीका आप यहाँ पर कह सकते हो, कि एक साइड से हवा की वजह से या पानी की वजह से या नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ये बीज जो है हवा में इस तरीके से फैल जाते हैं और नए जीवों को यहाँ पर जन्म दे देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके से होता है। हमसे पूछा था प्लेन एरिया कैसे प्रजनन करता है, तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, प्रजनन यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है क्या कि कोई वस्तु जीवित है या फिर अजीव यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को आप प्रजनन के थ्रू डिफाइन कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ये चीज़ हमने अभी देखी है कि प्रजनन कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है लिविंग थिंग का। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कि यहाँ पर प्रजनन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप उसको फिर इसके लिविंग थिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और आंसर करिएगा। यौन प्रजनन के कारण माता पिता संतान से भिन्न उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मेन जो डिफरेंस होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल के अंदर, वो एक डिफरेंस यहाँ पर क्या देखा जा सकता है कि इसमें जो है असेक्सुअल में जो है माता पिता के बिल्कुल समान संतति उत्पन्न होगी। असेक्सुअल में जैसे कि जो अपन बोल सकते हैं ना कि हमारा मेन जो सेल है उससे क्या जनरेट हुई है? डॉटर सेल जनरेट हुई है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सिमिलर टू सेम अपने ओरिजिनल सेल जैसी, मदर सेल जैसी दिखती होगी। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माता पिता दोनों होते हैं। ठीक है, तो उससे नई संतति का उत्पन्न होना, तो उसमें जो है थोड़े से अलग अलग गुण दिख सकते हैं, या थोड़े गुण माता के थोड़े गुण पिता के यहाँ पर दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस यहाँ पर होता है इन दोनों के अंदर। तो इसने क्या बोला है कि यौन प्रजनन के कारण ही संतान में माता पिता से भिन्नता उत्पन्न होती है। इसके पीछे के रीजन क्या है? क्या इसमें केवल एक ही शामिल होता है, एक ही का जिन शामिल होता है? दोनों माता पिता के जिन्स को शामिल करता है, जो संशोधित होकर माता पिता से भिन्न लक्षण उत्पन्न कर सकता है। ये समय में परिवर्तन हो सकता है। ये माता पिता संतान के लक्षणों का चयन करते हैं और उसी के अनुसार डिजाइन करते हैं। तो ये भी कोई वैलिड रीजन नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ए भी गलत लग रहा है क्योंकि केवल एक का ही जीन इंक्लूड होना वो भी गलत हो गया। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा कि दोनों के जीन्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं जो कि मिलकर थोड़ा सा मॉडिफाई होते हैं और नई संतति को अपने जो है जीन्स यहाँ पर देते हैं, है ना, दैट इज हेरिडिटी। अगला देखिएगा, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या, देखो पेपर बहुत बेसिक आता है तो इसी छोटी छोटी डेफिनेशन के वो मीनिंग आपसे पूछ सकते हैं। सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कोशिका का विभाजन, कोशिका का विस्तार करना, हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया का योग या फिर संतान का उत्पादन करना। तो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में जितनी भी केमिकल प्रोसेस हो रही है, भोजन डाइजेस्ट हो रहा है ना, जितनी भी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, ये सब क्या होती है, हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म या हिंदी में चयापचय क्रिया कहेंगे। सो चयापचय उन सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योग होता है जो किसी भी जीव में संपन्न होती है। किसी भी जीव के अंदर होने वाली रासायनिक परिवर्तनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो दूसरे से डिफरेंट यहाँ पर हो सकता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पर्यावरण द्वारा किसी भी जीव पर की गई प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द एक्शन दैट द इन्वायरमेंट डज ऑन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मतलब पर्यावरण अगर किसी भी जीव पर कोई भी क्रिया कर रहा है तो उसे रिस्पॉन्स कहेंगे, स्टिमुलस कहेंगे, रिफ्लेक्स कहेंगे या फिर इसे रिएक्शन कहा जा सकता है। तो इट जस्ट अ स्टिमुलस, ये एक प्रकार की क्या कही जा सकती है, उत्तेजना यहाँ पर कही जा सकती है। उसके प्रति आपका जो प्रतिक्रिया होगी उसे आप नॉर्मल रिस्पॉन्स कह सकते हो, है ना। और रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जो सडन एक्शन होती है ना, कोई भी एक जस्ट लाइक कोई भी नॉर्मल चीज़ होगी उस पर आपने सडन रिस्पॉन्स कर दिया, दैट इज रिफ्लेक्सेस। और रिएक्शन आपका नॉर्मल प्रतिक्रिया हो गई कि किसी भी चीज़ को देखकर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हो। तो बहुत सिंपल से वर्ड है, इसने बोला था कि पर्यावरण द्वारा किसी भी जीव पर अगर कोई भी क्रिया करवाई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टिमुलस कहेंगे। आपके द्वारा कोई भी सडन एक्शन आ रहा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सेस। जस्ट लाइक आई ब्लिंक होना, एकदम से डस्ट आ रही है, आई ब्लिंक कर रही है, आंखें बंद हो रही है, ये आपका रिफ्लेक्सेस है। छींक आने पर आंखें बंद हो रही है, ये रिफ्लेक्सेस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 को देखना, आंसर करना, 7 का आंसर क्या होगा। जस्ट अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जिसमें ये पूछा है कि चेतना और कोशिकी संगठन जीवों की पारिभाषिक विशेषता हो सकती है क्या। कॉन्शियसनेस और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अगर कहा जाए तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की विशेषता है क्या। तो कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल विशेषता है, क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स है कॉन्शियसनेस उनके अंदर होगी, चेतना की भावना होगी, और साथ ही सेल्यूलर कोशिका का गठन होना, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या फिर मल्टी सेल्यूलर हो, होगा तो सही। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखना, 8 का आंसर क्या होगा। एक बार आप सेल्फ स्टडी कर लो इसको और बताओ आंसर क्या होगा। ऐसी वही 4 से 5 डेफिनेशन बनती है ना, चारों आपके सामने ऑप्शन में रखी हुई है। When the reaction that occur in the body are made to happen in laboratory condition that are said to be, जब शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाएं प्रयोगशाला की परिस्थितियों में करवाई जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली हो रही है दैट इज मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। ठीक है, अब उनको कुछ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट दिया गया है, उनको लेबोरेटरी में करवाया जा रहा है तो उसको मेटाबॉलिक बोलेंगे, उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, उसको लिविंग रिएक्शन बोलेंगे या फिर उसको रिडक्शन बोलेंगे। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही, रिडक्शन उसके अंदर हो रहा है, तो ये दोनों तो इससे बाहर आ गए। अब हमारे पास एक बच्चा है मेटाबॉलिज्म, जो कि नेचुरली अभी मेरी बॉडी में हो रही है, दैट इज मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। जितना भी डाइजेशन वगैरह हो रहा है वो सब मेरा मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, अब कौन बच रहा है, केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज लिविंग रिएक्शन। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसे, लिविंग रिएक्शन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जो किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, जैसे कि जस्ट लाइक कि पेट खराब हो रहा है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम लोग लैब में गए कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है, तो हमने स्पेसिफिक यहाँ पर मेडिसिन ली, उसका कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो स्पेसिफिक कंडीशन हो गई, है ना, तो इसे कहा जाएगा लिविंग रिएक्शंस, जैविक प्रक्रियाएं या जैविक प्रतिक्रियाएं आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। जो प्रतिक्रिया जीवित शरीर के बजाय प्रयोगशाला में ही करवाई जा रही है उसे क्या कहा जाएगा। मतलब उसमें ह्यूमन बॉडी यूज नहीं हो रही है, या नॉर्मल आप बोल सकते हो कि लिविंग बॉडी है, उसको यूज ना करते हुए पूरा आर्टिफिशियल है, पूरा कृत्रिम तरीके से उसको करवाया जा रहा है। ये नाम आपने बहुत सुना भी होगा, इन सीटू, इन विट्रो, इंस्टेंट कहा जाएगा या फिर इन हाउस कहा जाएगा। जो पूरी प्रोसेस यदि लैब में करवाई जाती है उसको इन विट्रो यहाँ पर कहा जाता है। जैसे आपने एक IVF टेक्निक यहाँ पर सुना होगा, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये पूरा लेबोरेटरी में ही कंप्लीट करवाया जाता है विदाउट ह्यूमन बॉडी या विदाउट एनी लिविंग थिंग, लिविंग बॉडी। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसका एक कॉमन एग्जाम्पल है, तो उसी के नाम पर ये रखा गया है। टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा, सो इन विट्रो के थ्रू ही इसको प्रोसेस को कंप्लीट करवाया जाता है। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 का आंसर करना है। यस, एक बार देख लो, स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10? अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट पिक द वन ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब अ लिविंग थिंग। इसमें से एक लिविंग थिंग को सबसे अच्छे से कौन डिफाइन कर सकता है? ये आपका बेसिक शीट था, ये अभी कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रहेगा। ठीक है, कंप्लीट करिए इस आंसर को और कमेंट में बताइए आंसर क्या होगा। देखो, सबसे पहला तो ये बोल रहा है कि जितने भी जीवित जीव हैं उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, पहली कंडीशन इसने ये वाली दे दी। दूसरा ये बोल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एंडलेसली थ्रू आउट देयर लाइफ। जीवित प्राणी जीवन भर अनवरत रूप से बढ़ते रहते हैं। ओके, क्या ये ट्रू हो सकता है? थर्ड वाला कुछ और ही कह रहा है कि जीवित जीव आत्म प्रतिकृति बनाने वाले, है ना, सेल्फ रिप्लिकेट कर सकते हैं, विकसित होने वाले और स्वयं को कंट्रोल करने वाले परस्पर क्रियाशील तंत्र है जो बाहरी उत्तेजना का उत्तर देने में भी सक्षम होते हैं। ओके, और जीवित जीव वे हैं जो निर्णय लेने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर रह सकते हैं। बताइए क्या आंसर आपको लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत भी ओके ओके है वो आप बता सकते हो। देखो, पहला वाला तो पूरा ही गलत हो गया, इसको तो हम सोच ही नहीं रहे थे। दूसरा वाला इसने बोला है कि जो जितनी भी लिविंग थिंग है वो कंटिन्यूस ग्रोथ करती रहेगी। तो आप खुद का ही एग्जांपल ले लेते कि एक समय आने के बाद भी हमारी ग्रोथ धीमी हो जाती है और एक समय तक ये कांस्टेंट होने लग जाती है। तो दूसरा भी गलत हो गया। क्या हम लोग खुद से डिसीजन नहीं ले सकते? क्या हमें हमेशा दूसरों की एआई टेक्नोलॉजी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है क्या? तो ये भी पूरा गलत हो गया। मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सब आपका सी के अंदर ही रखा हुआ है। ठीक है, सेल्फ रिप्लिकेट हम लोग कर सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, सेल्फ रेगुलेट हम लोग कर सकते हैं, खुद से डिसीजन ले सकते हैं, परस्पर क्रियाशील तंत्र है। ये सारी एक लिविंग थिंग की डेफिनेशन हो सकती है। ओके, चलिए अगला शीट स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव वर्गीकरण में ऊपर जाने पर समानताएं कम होती जाती है क्या? जैसे आपने वो पूरा टेक्सानोमी पढ़ा है, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको टेक्सानोमी के वर्गीकरण के मिल जाएंगे। तो जैव वर्गीकरण में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो समानताएं कम होती जाती है क्या? क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे अगर आपने वो होमोसेपियंस वाला एग्जाम्पल देखा होगा कि होमोसेपियंस में कैसे हम लोग फाइलम पर जाते हैं, फिर किंगडम आता है, ऐसे एक एक करके आप आगे लेवल पर बढ़ते जाते हो। तो जैसे जैसे हम वर्गीकरण के उच्च स्तर किंगडम, फाइलम, क्लास, है ना, इसकी तरफ बढ़ते हैं तो समूह व्यापक होते जाते हैं और उनमें धीरे धीरे समानताएं क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे समानताएं जो है वो कम होती जाएगी। याद आ रहा है कहाँ से शुरू करते हैं? स्पीशीज से हम शुरू करते हैं, स्पीशीज से हम लोग चले जाते हैं जिन्स के ऊपर, है ना, कि हम कौन से जिन्स के हैं। फिर उसके बाद हम लोग कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली के बाद हमारा ऑर्डर आ जाता है, हम लोग कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, देन हमारी क्लास क्या है। ठीक है, फिर हम कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, फिर हम लोग कौन से किंगडम में आते हैं, एनिमेलिया किंगडम के अंदर आते हैं, और हम कौन से डोमेन से बिलोंग करते हैं। ये है आपकी पूरी टेक्सानोमी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, यहाँ तक तो आप मनुष्य अकेले थे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आते गए तो बहुत सारे जानवर भी इस कैटेगरी में ऐड हो गए। राइट, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। पूरा अभी अपन किंगडम डिस्कस करने वाले हैं, है ना, पूरा टेक्सानोमी डिस्कस करेंगे अभी। अगला देखिएगा, विभिन्न जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहा जाता है? अगर आप जीवों के बीच का संबंध देख रहे हो, है ना, इसने क्या बोला? डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म है, अगर आप उनका अध्ययन कर रहे हो तो इसे क्या कहा जाएगा? सिस्टमैटिक्स यहाँ पर कहा जाएगा, जो बोल सकते हैं ना विकासवादी संबंधों का अध्ययन करता है। टेक्सानोमी बेसिकली वो प्रक्रिया है जो आपको कैटेगराइज करती है ना, आपका पूरा वो बता देती है कि आप कौन से परिवार से हो, है ना, वो वाली चीज़। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्लासेस को प्रजनन विधि, आवास और रक्त के आधार पर पहचाना जा सकता है क्या? जो क्लास आप यहाँ पर लेते हो, जैसे कि एक मैमल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो आप उससे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या कि इनका रिप्रोडक्शन का तरीका, मेमल्स का रिप्रोडक्शन का तरीका सबको पता ही है। ठीक है, वो कहाँ पर उनका आवास कैसा होगा, हैबिटेट कैसा होगा, और वो किस प्रकार के ब्लड के होंगे। टाइप्स ऑफ ब्लड समझो, कोल्ड ब्लडेड, है ना, इस तरीके से वार्म ब्लडेड वाले कैटेगरी जो होती है। ठीक है, सो जीव जगत को उनके आवास, भूमि, जलवायु, कहाँ पर निवास करते हैं उससे हम लोग पहचान सकते हैं। प्रजनन कैसे, अंडे देने वाले या बच्चे हैं, इससे भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और रक्त के प्रकार के गर्म रक्त वाले या ठंडे रक्त वाले, इस प्रकार से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट क्या है आपका? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसके बाद अपन एक बार वो टेक्सानोमी को डिस्कस कर लेते हैं। यौन प्रजनन में माता पिता को किस स्तर पर समान होना आवश्यक है? अगर यहाँ पर हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो माता और पिता कौन से चीज़ से सेम होना चाहिए? उनका सेम किंगडम होना चाहिए, सेम फाइलम होना चाहिए, सेम जिन्स होना चाहिए, या फिर सेम स्पीशीज यहाँ पर होना चाहिए?
तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। यहाँ पर सबसे बेसिक जो होता है सेम स्पीशीज होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी संभव हो सकता है जब यहाँ पर माता और पिता सेम प्रजाति से बिलोंग करते हो, ठीक है, तभी यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा, ठीक है। चलो एक बार देख लो, जैसे स्पीशीज सबसे बेसिक कैटेगरी है, जैसे कि हम लोग रेड फॉक्स के लिए बात करें, वल्पस के लिए बात करें, तो ये इस स्पीशीज से बिलोंग करता है। ये कौन से जिन्स से आता है? ये वल्पस से आता है। हमेशा हम लोग होमोसेपियंस के लिए पढ़ते हैं, आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, आज नई चीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है। फैमिली में कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कैनेडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर कौन सा है? कार्निवोरस फैमिली का है ये ऑर्डर, ठीक है। क्लास की बात करोगे तो मैमल कैटेगरी में ही आ जाता है, ठीक है, स्तनधारी कैटेगरी में आ जाता है। फाइलम कौन से फाइलम से आता है? कॉर्डेटा से आ जाएगा। किंगडम एनिमेलिया किंगडम हो जाएगा। और कौन से डोमेन से बिलोंग करता है? यूकेरियोटिक डोमेन से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो यहीं पर रुक जाना है, ओके। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिल्ली और शेर जो है, कैट एंड लॉयन जो है, क्या ये सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो फैलेडिया फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसमें आपके शेर, बाघ, तेंदुआ, घरेलू बिल्ली, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ओके। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला देखिएगा, किसी जीव पर पर्यावरण द्वारा किए गए प्रभाव को क्या कहा जाता है? ये तो अभी आपने देख ही लिया, स्टिमुलस इसे कहा जाता है। पादप जगत को आगे फाइलम में वर्गीकृत किया जा सकता है क्या? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल है। प्लांट किंगडम को आप फिर से डिवाइड कर सकते हो क्या फाइलम के अंदर? तो ये तो रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हो, है ना। फाइलम शब्द केवल आप पशु जगत के लिए, एनिमल किंगडम के लिए ही प्रयोग करते हो, और प्लांट किंगडम को अगर आपको आगे डिवाइड करना है तो आप उसके लिए डिवीजन शब्द का यूज करोगे। तो यहाँ पर शब्द का ये जो नॉमेनक्लेचर ले रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइलम ले रहे हो तो वो केवल एनिमल किंगडम के लिए होगा, और अगर आप डिवीजन ले रहे हो तो वो किसके लिए रहेगा? आपका प्लांट किंगडम के लिए रहेगा। प्लांट की जो अलग अलग कैटेगरीज होगी वो उनका डिवीजन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ो क्या पूछा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट और क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक चीज़ें बहुत एडवांस नहीं है। देखो इसमें एडवांस कब होगा? जब आपने जो भी बेसिक नाम पढ़े हुए, जस्ट लाइक मोनेरा कैटेगरी से कौन कौन है, उसमें कुछ नए नाम यदि वो आपसे पूछ लेता है तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, क्योंकि टॉपिक तो सेम है, सिलेबस में इससे बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी, बट इसका जो एग्जाम्पल होगा, जस्ट लाइक मोनेरा में आपका कोई अलग आ गया, है ना, बैक्टीरिया का कोई पर्टिकुलर उसने टाइप पूछ लिया कि बताइए ये कौन से किंगडम में जा रहा है, तो फिर वो हम बोल सकते हैं एडवांस है। तो उसके लिए आपको नाम थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। इस वाली यूनिट में अगर पेपर टफ बनेगा तो वो नाम से ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी डेफिनेशन वगैरह सब चीज़ें फिक्स है, बार बार रिपीटेड वो पूछी ही जाती है एग्जाम में। सो देखिएगा, पशु जगत को विभिन्न संघों में किस आधार पर विभाजित किया जा सकता है? अगर आप एनिमल किंगडम को डिवाइड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो? ब्लड के आधार पर कि वो कोल्ड ब्लडेड है, हॉट ब्लडेड है, ठीक है। उसके बाद कशेरुकी स्तंभ की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर अगर आपको फाइला में डिवाइड करना है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, है ना। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रेट की कशेरुकी है या फिर अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पर है। हम लोग कौन है? हम लोग सब कशेरुकी के अंदर आ जाते हैं, वर्टिब्रेट में आ जाते हैं, ठीक है। रहने का स्थान या फिर भोजन का स्थान, तो ये एक सही तरीका है इसको डिवाइड करने का, ठीक है। ऑड वन आउट आपको यहाँ पर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ह्यूमन, कैट, ऐप और मंकी यहाँ पर दे रखा है, तो कैट का तो परिवार ही अलग है, तो अलग ही फैमिली से बिलोंग करती है। बाकी हम तीनों सेम परिवार के हैं, ह्यूमन, ऐप एंड मंकीज, ठीक है। प्राइमेट से हम लोग बिलोंग करते हैं, ओके। चलिए अगला देखिएगा, बैट्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ, चमगादड़ कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? तो ये भी हमारी तरह मैमल्स कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन थे ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसमें वही है कि आपको थोड़ा सा एडवांस में जाना है तो 11th-12th में जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं मोनेरा वगैरह के, वो एक बार आप ज़रूर से देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े से इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देखो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बस वही है कि आपको सही से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते रहें, ठीक है। बायो ऐसा है कि अब आपको याद ही करना पड़ेगी सारी चीज़ें, ओके। तो जितना भी 9th-10th में डिटेल में पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपकी वहीं पर कवर हो जाएगी। कुछ ही नए टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं, बाकी सब वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।